का नहीं, आज तो पॉलिटिक्स पर बात होगी, उस राजनीति की जो हमेशा होती है। लेकिन एक कदम आगे आयो कहां से, धनश्याम। जुड़े रहिए, बताएंगे ये क्यों लिखा गया है। क्योंकि शुरुआत करते हैं इस दौर में जब ब्लैक मनी, करप्शन, इन सब के बीच जिक्र इस बात का हो चला है कि वाकई नोटबंदी ईमानदारी के महापर्व में महायज्ञ की तरह है। तो ऐसे में एक दौर के वो तमाम मुद्दे कहां गए जिसका जिक्र होता था। कहते हैं इस देश में रवानगी बहुत है, हर मुद्दा आता है फिर बदल जाता है, लेकिन बीते 40-41 दिनों से इस देश में एक ही मुद्दा है। उस मुद्दे पर आए उससे पहले समझ लीजिए इस दौर में कौन कौन से मुद्दे हवा हवाई हो गए। भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो। जापान, पुणे, गोवा, गाजीपुर, आगरा, मुरादाबाद, भटिंडा, बहराइच, बनासकांठा, कानपुर की रैली। हर रैली में नोटबंदी से भ्रष्टाचार के खात्मे का जिक्र, काले धन पर रोक का जिक्र, सफेद इकोनॉमी और रईसों पर चोट कर गरीबों की दुहाई। और 3 दिन बाद बनारस में भी प्रधानमंत्री कुछ ऐसा ही कहेंगे। और 25 दिसंबर को लखनऊ रैली से लेकर मन की बात में भी जिक्र नोटबंदी पर सवार ईमानदार सरकार का ही होगा। और आज दस्तक में 3 सवाल उठाए भी जाएंगे। पहला सवाल, राजनीतिक दल सफेद हो जाएं तो भ्रष्टाचार, काला धन दोनों थम जाएगा। दूसरा सवाल, राजनीति का अपराधीकरण थम जाए तो समाज ईमानदार खुद ही हो जाएगा। और तीसरा सवाल, क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म हो जाए तो गरीबों का भला यूं ही हो जाएगा। तो इन 3 सवालों से पहले उन 3 सवालों को परख लें जो नोटबंदी के हंगामे में गुम हो चुके हैं। और बीते 41 दिनों से प्रधानमंत्री ने जो भी रैली जहां भी की, देश विदेश कहीं भी की, जिक्र नोटबंदी का ही किया। और उससे पहले याद कीजिए मसलन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या हुआ। आतंक को लेकर पाकिस्तान के साथ चीन की यारी थमी क्यों नहीं। और जिस जीडीपी के आसरे इकोनॉमी का जिक्र था, अब उसकी बात दुनिया में क्यों नहीं हो रही। तो प्रधानमंत्री इन तीनों मुद्दों पर खामोश हैं और कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर बीते 8 बरस में सबसे ज्यादा 87 जवान सीमा पर शहीद क्यों हो गए। एनआईए ने जैश को पठानकोट हमले का दोषी माना, लेकिन चीन न सिर्फ दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान में ठौर जमाए जैश के आतंकवादी मसूद अजहर को क्लीन चिट दे रहा है, आतंकवादी नहीं मानता, बल्कि पहली बार रूस ने भी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का समर्थन कर दिया है। और यहां तक कह दिया है कि उस कॉरिडोर को यूरेशियन इकोनॉमिक यूरोपियन प्रोडक्ट के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के साथ अगर रूस भी जा खड़ा हुआ तो फिर भारत की अगली रणनीति क्या होगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि देश में जिक्र सिर्फ नोटबंदी का हो रहा है। और इसी तर्ज पर जीडीपी ग्रोथ के कम होने के संकेत ने दुनिया के सामने भारत की नोटबंदी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए, क्योंकि भारत को बाजार मानकर निवेश करने वाले विदेशी निवेश अब थम रहे हैं। और नोटबंदी के बीते 41 दिनों में जो 3 सवाल 2014 के चुनाव में सबसे ऊपर थे, उसका जिक्र भी थम चुका है। यह भी कोई नहीं जानता क्यों थमा है, क्योंकि जो जिक्र 2014 के चुनाव में था उसके उलट किसान मजदूरों को लेकर रास्ता भी यू टर्न की दिशा में है। गेहूं आयात में टैक्स 0 कर दिया गया, तो विदेशी गेहूं कैसे देसी किसानों की जान ले लेगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। नकदी की कमी ने मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी का सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन नोटबंदी के दौर में खामोशी उस पर भी है। बेरोजगारी के दर्द ने युवा भारत के सामने रोजगार का सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन जिक्र नोटबंदी का है तो फिर खामोशी उस पर भी है। तो सवाल क्या ये बड़ा हो चला है कि नोटबंदी की एक बड़ी लकीर देश में खींची गई और हर मुद्दे की लकीर छोटी पड़ गई। और जिस कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम के सपने नोटबंदी के दायरे में दिखाए या बताए जा रहे हैं, उस कटघरे में कैसे राजनीतिक दल और नेता ही खड़े हैं, संसद भी और विधानसभा भी खड़ी है। तो आइए आज जरा सिलसिलेवार तरीके से हर हालात को परख लें कि जो राजनीति ईमानदारी की जमीन पर खड़ी होकर देश के सामने संदेश देती है, उसकी अपनी जमीन क्या वाकई ईमानदारी की जमीन पर है। तो धन का मतलब तो पैसा होता है और श्याम गोरा रंग होता नहीं है। दोनों को जोड़िए और सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले, जिस देश में करप्शन, ब्लैक मनी, क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र होता हो और वहां कानून बनाने वाले दागियों की फहरिस्त दिल्ली से लेकर देश के हर राज्य में छाई हुई हो, तो ईमानदारी का राग कौन, क्यों, किस रूप में गाया जाए और कौन सुनेगा। जरा देखिए स्थिति है क्या। हो सकता है ये आंकड़े आपको डरा दें,
लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट यानी एडीआर की रिपोर्ट में बहुत साफ है, क्या केंद्र सरकार और क्या विधानसभाओं की सरकार और क्या संसद, हर जगह दाग ही दाग है। और देश में जिन राजनेताओं के कंधे पर कानून बनाकर देश को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी है, वह भी इस कदर दागदार कि राजनीति को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाए, ये सवाल सिर्फ उठ सकता है, कोई कह नहीं सकता कि कर देंगे। तो ऐसे में दाग हर जगह है और क्या संसद, क्या विधानसभा, क्या नीतीश और क्या अखिलेश, क्या शिवराज और क्या ममता, दागी हर किसी के मंत्रिमंडल में है। और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में आए 2.5 बरस से ज्यादा हो गए और इस बात को कहे हुए भी 2.5 बरस हो चले हैं, लेकिन ना तो राजनीति में अपराध कम हुआ, ना भ्रष्टाचार। यहां तक कि जिस बीजेपी के अगवा प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसी के 281 सांसदों में से 97 सांसद दागदार हैं और इन 281 में से 61 पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी ऐसे मामले जिनमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। वैसे दूध का धुला कोई नहीं, क्योंकि कांग्रेस के 44 में से 8 सांसद, एआईडीएमके के 37 में से 6 सांसद, शिवसेना के 18 में से 15 सांसद, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता के 34 में से 7 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। और जब राजनेताओं के दागी होने या ना होने का कोई मुद्दा राजनेताओं और राजनीतिक दलों को प्रभावित ही नहीं करता, तो फिर चुनाव में इस मुद्दे का उठना सिर्फ जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ होता भी नहीं, क्योंकि दागी तो हर दल में है। और आज ही देख लीजिए, कानपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने केशव प्रसाद मौर्य का परिचय कुछ यूं दिया। मंच पर विराजमान संसद में मेरे साथी युवा नेता श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य। लेकिन प्रधानमंत्री मंच से क्या ये कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो आधे दर्जन केस हैं, हत्या, दंगा भड़काने और 420 तक के केस दर्ज हैं? यकीनन नहीं कह सकते। तो बीजेपी के लिए अगर केशव प्रसाद मौर्य फिट बैठते हैं, तो समाजवादी पार्टी की जरूरत मुख्तार अंसारी भी है, और ऐसी ही जरूरत मायावती की भी होगी, और ऐसी ही जरूरत कांग्रेस की भी होगी, जिनके खिलाफ दर्जनों केस होंगे। हर पार्टी को पता है कि अपराध कोई मायने नहीं रखता, और नेता अगर बाहुबली और समीकरणों के आश्रय चुनाव जीत जाए तो फिर उसे विशेषाधिकार मिल जाता है और पार्टी को सत्ता मिल जाती है। तो भले सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को सुझाव दे कि मंत्रिमंडल में दागी ना रखें और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा ना कर पाए, और भले दागी नेताओं और भ्रष्टाचार का मुद्दा रैलियों में उठता रहे, लेकिन दागी राजनीति का हिस्सा बने रहें, तो संकेत या मतलब साफ है, चुनाव जीतने के लिए पार्टियों को दागी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था ही दागी है और चुनावी रैलियों में उठा भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीतिक जुमले से ज्यादा कुछ होता नहीं। तो रॉबर्ट वड्रा कब जेल जाएंगे, यह भी दूर की गोटी है। वैसे दागियों के भ्रष्टाचार और अपराध और जरूरत के खेल को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बहुत सलीके से समझा दिया था। उनका कहना था, गरीबों और न्यूनतम सुविधाओं से वंचित तबके को रोजगार और जन सुविधाएं पाने के लिए राजनेताओं को मदद चाहिए होती है। चालाक राजनेताओं को कारोबारियों का फंड चाहिए होता है, ताकि वो गरीबों को कुछ मदद कर सके या कम से कम करते हुए दिख सके, और फिर चुनाव लड़ते वक्त खुले हाथ से पैसा बहा सके। उसके बाद कारोबारियों को जन संसाधन, सस्ते कॉन्ट्रैक्ट और राजनीतिक मदद के लिए राजनेता चाहिए, यानी सत्ता चाहिए, और राजनेता या सत्ता के लिए इन गरीबों का वोट नेताओं को ही चाहिए। तो ये एक ऐसी साइकिल है जो गोल घूमती चली जाती है, और इस खेल में दागी राजनेता होने या ना होने का फर्क मिटता चला जाता है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर एक अध्ययन के मुताबिक सच तो यह भी है, अगर किसी संसदीय क्षेत्र में एक से अधिक दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो दाग हर किसी का कम हो जाता है और दाग मुद्दा ही नहीं बचता। दरअसल राजनीति का सच तो यही है, करप्शन और ब्लैक मनी पर शिकंजा आपराधिक राजनेताओं का कहीं ज्यादा होता है, और सत्ता पाने से पहले राजनेता क्रिमिनल की मदद लेते थे, ब्लैक मनी या करप्शन वाले लोगों से चंदा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे तो दाग का जो मास्टर है वही बड़ा नेता और जीतने की गारंटी वाला नेता होता चला गया। ऐसा नहीं, इसका जिक्र आज हो रहा है। 1993 की वोरा कमेटी की रिपोर्ट जो संसद की लाइब्रेरी में धूल खा रही है, उसमें यह सब दर्ज है। तो मौका मिले तो संसद की कार्रवाई देखने के लिए पास मत बनवाइए। सोचिए, लाइब्रेरी जाना है और वहां एक किताब खोजनी है, वोरा कमेटी की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट नहीं मिलेगी, चंद पन्ने मिलेंगे, कुछ रेफरेंस कुछ किताबों में मिलेगा। जरूर पढ़िए, क्योंकि जिक्र घनश्याम का हो रहा है। जहां धन है और श्याम गोरे होते नहीं, तो स्थिति राजनीतिक दलों की क्या होगी, यह भी देखिए। ये पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए,
ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते कि तो प्रधानमंत्री राजनीतिक दलों के शुद्धिकरण के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी जब सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो जाए। और तो और राजनीतिक दलों को चंदा देता कौन है, कितना देता है, इसके लिए आम जनता चाहकर भी आरटीआई के जरिए राजनीतिक दलों से जान नहीं सकती। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कहते हैं, हम क्यों, सभी सहमति बनाए तो बीजेपी भी तैयार। सभी पार्टियों ने इस पर अपनी राय रखनी होगी, उसके बाद में निर्णय चुनाव आयोग को करना है। तो फिर चुनाव आयोग के कंधे पर सवार होकर हर कोई ईमानदारी के गोले को क्यों दागता है? क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग कहता है 2000 रुपए से ज्यादा का गुप्त चंदा लेने पर रोक लगे, चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर से छूट बंद हो जाए, कूपन के जरिए चंदा लेने वालों को भी पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट यानी एडीआर की रिपोर्ट कहती है जिसकी सत्ता होती है उसे जमकर चंदा मिलता है, और चंदे से पार्टी देश के युवाओं को पार्टी के काम करने के लिए रोजगार देती है, वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार करती है और रकम भी बांटती है, और जो चंदा देते हैं उन्हें उनके धंधे में लाभ पहुंचाने के लिए सत्ताधारी रास्ता भी बनाती है। तो क्या राजनीतिक दल बिना पूंजी के चल सकते हैं? क्या राजनीतिक दल जीरो बजट में चुनाव लड़ सकते हैं? क्या नेताओं की कमाई चुने जाने के बाद देश की कमाई के हिसाब से बढ़ सकती है? यकीनन ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब नहीं ही होगा। और देश में अगर ये सारी स्थितियां लागू हो जाए तो फिर करप्शन से लेकर ब्लैक मनी और आपराधिक राजनीति से लेकर क्रोनी कैपिटलिज्म भी थम जाएगा। लेकिन करोड़ों अरबों की राजनीति का सच जरा समझ लीजिए। सत्ता में आने के बाद बीजेपी को पिछले बरस यानी 2014-15 में 111 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस ने सत्ता गंवाई तो उसका चंदा 125 करोड़ से घटकर 31 करोड़ पर आ गया। और एडीआर की ही रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक दलों को 75% से ज्यादा चंदा अज्ञात स्रोतों से मिलता है। 3146 करोड़ रुपए कैश के तौर पर चंदा दिया गया या लिया गया, और किसी भी राजनीतिक दल ने कैश की जानकारी न चुनाव आयोग को दी न ही अपनी वेबसाइट पर डाली। और जो चंदा देते हैं उनका मुनाफा बढ़ता है तो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। लेकिन विधायक या सांसद बनने या फिर मंत्री बनने पर कैसे किसी नेता की संपत्ति देश के विकास दर की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है, यह भी कोई नहीं बता पाता कि इसका मूल मंत्र है क्या, यानी जनता के पैसे पर नेता रईस हो कैसे जाते हैं। क्योंकि आंकड़े बताते हैं 72% नेता सत्ता में आने के बाद करोड़पति हो जाते हैं, करोड़पति होते हैं तो अरबपति हो जाते हैं। और वर्तमान लोकसभा में ही 542 में से 443 सांसद करोड़पति हैं। देश के 34% नेताओं के अपने धंधे हैं। लोकसभा में 128 सांसद बिजनेसमैन भी हैं, राज्यसभा में 125 सांसद बिजनेसमैन हैं, और देश भर में 4228 विधायकों में से 1258 विधायक ऐसे जिनका अपना अलग धंधा भी है। तो रोक लगाएगा कौन? और नेता अपना धंधा देखेंगे या फिर जनता के सेवक बनकर काम करेंगे? क्योंकि सत्ता तो अपना कंधा ये कहकर झटक देती है सभी की सहमति हो तो ही बात होगी। तो क्या नोटबंदी पर देश की सहमति ली गई, या फिर राजनीति अपनी जमीन रईसी के आश्रय चलाते हुए गरीबों के सिर्फ गीत गाती है? क्योंकि कारोबारी मुनाफा ही राजनीतिक धंधा चमकाने में मददगार साबित होता है। ऐसे में उन हलफनामों का कोई मतलब नहीं जिनमें संपत्ति का ब्यौरा होता है। क्योंकि याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने खुले तौर पर माना था हर विधायक अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत गलत आंकड़े देकर करता है, और ये गलत आंकड़े देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसीलिए हर राजनेता करोड़पति और अरबपति। ये वाकई मुश्किल सबब है। कोई सरकार जब मसला आता है कि एक राजनीतिक दलों के लिए नियम कायदे बने तो वो पार्टी बन जाती है, यानी कहती हम बीजेपी हैं। कांग्रेस के दौर में वो भी अपने आप को नहीं मानती थी कि जो सरकार है निर्णय ले सकती है, वो कहती थी हम कांग्रेस से बाकी सहमति बने। चुनाव आयोग क्या करे और सुप्रीम कोर्ट ऐसे में क्या करे? क्योंकि इस देश में तो लॉटरी सिस्टम से भी सिस्टम को ठीक करने की कवायद हो चली है। लेकिन फिर भी कैशलेस होने के लिए लॉटरी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, तो आइए इसका गणित भी समझ लें। 3000 से कम की कैशलेस खरीदारी करने वाले 15,000 लोगों को हर दिन 1000 रुपए दिए जाएंगे, जिनके नाम लॉटरी में निकलेंगे। यानी सरकार हर दिन 1.5 करोड़ रुपए लॉटरी से बांटेगी।
और 1000 लोगों को 15 करोड़ बांटने का सिलसिला 100 दिनों तक चलेगा। यानी सरकार 100 दिनों में 150 करोड़ रुपए लॉटरी से बांटेगी। यानी देश के 10,000 लोगों की लॉटरी आने वाले 100 दिनों में लगेगी। वो खुश होंगे, लाभालाभ होंगे। तो देश का हाल क्या यही है, या फिर ये बेहाली पर ठहाका लगाने जैसा है? क्योंकि देश में बेहाली का आलम है ही क्या, ये इससे भी समझा जा सकता है कि सरकार आने वाले 100 दिनों में 150 करोड़ रुपए लॉटरी के जरिए बांटेगी और बीते 40 दिनों में 310 करोड़ से ज्यादा के नए नोट पकड़ में आ गए, जो ब्लैक मनी थे। यानी जितने रुपए से गरीबों को लॉटरी से लुभाने का प्रयास है, उससे दुगने रुपए ब्लैक मनी के तौर पर नए नोटों के जरिए अगर इसी दौर में सामने आ जाते हैं तो 3 सवाल हर जहन में उठेंगे। पहला, कितने गरीब इस देश में हैं जो खरीदारी कर रहे हैं कैशलेस होकर? कितने भ्रष्टाचारी हैं जो कैशलेस होकर ईमानदार हो रहे हैं? कितने कालाधन वाले हैं जो सरकारी लॉटरी सिस्टम से कालाधन ना कमा सकते हो? तो क्या सरकार ये समझ नहीं पा रही कि कालाधन जमा नोटों के बंडल की शक्ल में नहीं होता, बल्कि कालाधन गैर कानूनी तरीका है जिससे देश को टैक्स का नुकसान पहुंचाया जाता है और 90% कालाधन विदेशी मुद्रा में होता है, ना कि भारतीय नोट की शक्ल में। तो ये सवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि काले धन का जिक्र अब कुछ इस तरह हो रहा है जैसे देश के बड़े पूंजीपति बोरों में भरकर धन बाहर ले गए, या फिर स्विस बैंक में भी भारतीय करेंसी गठरियों में बांध कर रखी गई हो। यानी एक्सपोर्ट के गलत दाम बताकर विदेशों में पैसा रोकना, हवाला के जरिए बहुत सी संपत्ति विदेशों में रोकना, भारतीय खनिज संसाधनों को औने पौने दाम में उठाकर दुनिया के बाजार में करोड़ों अरबों में बेचकर कमाना, और इन सब करप्शन का कोई जिक्र नहीं। तो अगर करप्शन और काले धन की परिभाषा कैशलेस के जरिए बदली जा रही है तो फिर समझना यह भी होगा, ईमानदारी के लिए टेक्नोलॉजी का जिक्र देश में हो रहा है। वही टेक्नोलॉजी काले को कैसे सफेद बनाती है, यह भी देखिए। तो पता नहीं देश डिजिटल होगा कब, लेकिन डिजिटल करेंसी आपने सुनी है, यह भी देखिए काले से सफेद बनाने का अद्भुत खेल। कितना बिटकॉइन चाहिए? जितना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आना है 1000 और 500 हो जाएगा। और बोलो। तो ये है डिजिटल टेक्नोलॉजी का खेल। पुराने नोट दीजिए, डिजिटल करेंसी ले लीजिए। जी, बिटकॉइन दरअसल एक डिजिटल करेंसी है जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और हर देश में बिटकॉइन की कीमत अलग अलग है और इसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एक डिजिटल वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ता है और इस मुद्रा का भौतिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे और सरल शब्दों में समझे तो आप किसी संबंधित एक्सचेंज या दलाल से बिटकॉइन खरीद सकते हैं और इसका डिजिटल खरीदारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जितनी कीमत में बिटकॉइन आपके पास है उसे रुपए में भी बदलवा सकते हैं। तो बिटकॉइन इस्तेमाल पर कोई शुल्क नहीं है, बिटकॉइन के इस्तेमाल पर कोई सरकारी निर्देश या कोई रेगुलेटर भी नहीं है। तो आज तक के खोजी रिपोर्टर जब ऐसे ही एक दलाल विजय से मिले तो उसने बेझिझक कहा वो पुराने नोट देकर बिटकॉइन दे देगा। 1000 और 500 हो जाएगा। और बोलो। तो आज तक रिपोर्टरों ने जब बिटकॉइन के दलालों से बात की तो पता यह भी चला वो पुराने नोट में किसी भी रकम को बिटकॉइन में बदलवाने को तैयार है। गजब स्थिति है। शिवपाल शक्तावत और नितिन जैन की यह पूरी रिपोर्ट थी जो बतलाती है कि डिजिटल इंडिया अगर हो गया तो यह तो एक छोटा सा केस है। बहरहाल जिक्र हमने शुरुआत की थी धनश्याम, लेकिन जिस शख्स का जन्मदिन है वो कहते थे घनश्याम। देश उसी दिशा में, गीत सुनिए।